नमस्कार विद्यार्थियों। पाठ नंबर 9 जिसका नाम है चिंता। और ये पद्यांश जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद कवियों में से एक प्रमुख कवि माने गए हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी ने बहुत सुंदर नाटक, कथा, कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। और यहाँ पर एक चिंता कवि जो यहाँ पे कमायनी उनकी एक बहुत बड़ी रचना मानी गई है। और प्रस्तुत जो पद्यांश है कमायनी उनका महाकाव्य है जिसके लिए वो पूरे जग पर चर्चित हैं। और उसके अंदर कमायनी में से उन्होंने एक पद्यांश लिया है। और किस प्रकार से उन्होंने इसमें बताया कि जल प्रलय समाप्त हो गया है, पानी धीरे धीरे उतर रहा है। महाराज मनु जो हैं हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठे हैं और बहुत परेशान हैं। चिंता की रेखाएं जो हैं उन पर उनके माथे पर उभर रही हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने उस समय की स्थिति की जब मनु जो थे, महाराज मनु बहुत उदास थे, उनकी चिंता का वर्णन इस पद्यांश में किया है। और इस कविता में यहाँ कवि द्वारा जो किया गया वर्णन है वास्तव में बहुत ही अलग ही है। और कैसे उन्होंने इसमें प्रतीकों का सहारा लेकर यहाँ पर वर्णन किया है। तो मैं 4-4 पंक्तियाँ पढ़ूंगी। टोटल हम सिर्फ 12 पंक्तियाँ ही आज पढ़ेंगे। तो पहली 4 पंक्तियाँ पढ़ेंगे। तो 4 पंक्तियों को सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पढ़ूंगी। हिमगिरी के अतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छवि छां एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधान था, कहो उसे जड़ था चेतन। तो यहाँ पे हम पहली जो 4 पंक्तियों का अर्थ पढ़ रहे हैं। उतुंग का मतलब यहाँ ऊंचा बताया गया है। उतुंग ऊंचा बताया। हिम मतलब बर्फ और विस्तृत मतलब फैला हुआ और स्तब्ध मतलब है स्थिर। और यहाँ पर धीरे धीरे आपने इन अर्थों को समझना है और यहाँ पर इनके अर्थों को समझकर यहाँ पर सुनना है। तो यहाँ पर इसका जो पहला जो अर्थ है इस पद्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद ने जब जल प्रलय मतलब जल के अंदर बहुत तूफान, ये विनाश, जल की पानी की वजह से चारों ओर विनाश हो गया था, उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं हिमालय पर्वत की ऊंची जो हिमगिरी, हिमालय पर्वत की उत्तुंग ऊंची चोटी पर, शिखर मतलब चोटी पर, और यहाँ पर शिला की शीतल छाया में बैठकर, शिला की शीतल छाया मतलब छाया में बैठकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से, एक मतलब आंखों में आंसू भरे हुए हैं एक पुरुष के, और प्रलय के प्रवाह को देख रहा है। मतलब ये जो प्रवाह का जो इतना विनाश जो चारों हो रहा है उसको देख रहा है और कैसे वो देखकर बहुत दुखी है। और उसके नीचे जल था, ऊपर हिम था, और जहाँ मनु बैठे हुए हैं उनके नीचे चारों ओर जल ही जल है और तथा ऊपर क्या है, बर्फ है। बर्फ है, नीचे जल था, ऊपर हिम मतलब बर्फ है। एक तरल था, एक सघन, एक तरल है, दोनों पानी और बर्फ में एक तरल है तथा दूसरा सघन है। और इस प्रकार से एक तत्व की है प्रधानता, को उसे जड़ या चेतन, मतलब दोनों पानी और बर्फ में एक ही तत्व था, आप उसे जड़ कहें या चेतन। तो यहाँ पर वही बताया कि कैसे वो मनु जो है अपने आप को प्रवाह, अब इस हालत में अपने आप को देख रहे हैं कि नीचे जल बह रहा है, ऊपर बर्फ है, दोनों जड़ चेतन किस प्रकार से फैले हुए हैं। अगला, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, मतलब यहाँ पर वो अगली 4 पंक्तियों का मैं वर्णन कर रही हूँ। दूर दूर एक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण में टकराता फिरता पवमान, तरुण तपस्वी सावय बैठा साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अवसान, यहाँ पर उन्होंने तरुण मतलब युवा, अवसान मतलब अंत, पवमान मतलब वायु। तो आगे हम इसका अर्थ पढ़ते हुए मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ कि
कि कैसे जड़ कहें या चेतन, बर्फ दूर दूर तक स्तब्ध फैली हुई थी। चारों ओर बर्फ जो है हिम स्तब्ध होकर फैली हुई थी, जैसे कि मनु का हृदय स्तब्ध था। जैसे महाराज मनु जो थे उनका हृदय स्तब्ध हो चुका था, वैसे ही बर्फ चारों ओर फैलती थी। नीरता सी शिला तो चरण से, और हवाएं चट्टानों से टकरा कर इधर उधर घूमती फिरती थी। जो हवाएं जो हैं पवमान हवाएं जो है यहाँ वहाँ चट्टानों से टकराती हुई यहाँ पर घूम फिर रही हैं। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, तो हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ मनु जो है युवा तपस्वी की भांति सूर्य शमशान में बैठकर साधना कर रहा था। तरुण तपस्वी या जवान तपस्वी जो महाराज मनु है, वह यहाँ बैठा हुआ सूर्य शमशान में बैठा हुआ, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। मतलब वो जो हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ मनु है, मनु युवा तपस्वी की भांति की तरह सूर्य शमशान में बैठकर साधना कर रहा है। नीचे पहाड़ से टकरा कर प्रलयकारी समुद्र की लहरें अपना अस्तित्व खो रही हैं। जो नीचे जो लहरें, पानी जो बह रहा है वो पहाड़ से टकरा रही हैं और प्रलय करती हुई समुद्र की लहरें अपना अस्तित्व खो बैठी हैं। मतलब उनका कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं रहा है। तो अगली हम 4 पंक्तियों की ओर चलेंगे। उसी तपस्वी सा लंबे से देवदारू 2-4 खड़े हुए हिम धवल, जैसे पत्थर बनकर ठिठुर रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जित या वीर अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ, रजत का होता था जिनमें संचार, रक्त का होता था संचार। तो अगली 4 पंक्तियों में वो क्या बता रहे हैं कि जहाँ मनु बैठे थे वहीं आसपास देवदार के 2-4 विशाल वृक्ष खड़े थे। उसी तपस्वी से लंबे थे, मतलब देवदार के 2-4 वृक्ष वहीं खड़े थे जहाँ मनु बैठे हुए थे। आसपास के ऊपर क्या था, वो जो देवदार के वृक्ष जो खड़े थे, उन देवदार वृक्षों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी, हुई हिमधवल, वो जो बर्फ पड़ी थी जैसे पत्थर बनकर ठिठुर रहे अड़े, ऐसे लग रहा था जिसमें वह वृक्ष पूरी तरह से जो हैं बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहे थे। कैसे दिखाई देते? बिल्कुल धवल यानी सफ़ेद दिखाई दे रहे थे। और उसके आगे मनु की शरीर की मांसपेशियां मजबूत थी, अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, उनकी मांसपेशियां बहुत मजबूत थी, उनमें अपार शक्ति भरी हुई थी, मतलब ऊर्जा थी, उनमें अपार शक्ति भरी हुई थी। उनकी शिराएं समृद्ध थी, उनमें शक्ति थी, समृद्ध थी। और उसके अलावा जो है जिनमें शुद्ध रक्त का संचार हो रहा था, श्वेत शिराएं, मतलब उनमें जो लाल रक्त का संचार बहुत उससे हो रहा था। तो किसी प्रकार से यहाँ पे यह बताया कि मनु की हालत और आसपास के वातावरण की हालत बड़ी अच्छे से बताई है। तो यहाँ पर जरा 2 शब्दों के जो अर्थ हैं, उतुंग मतलब ऊंचा, हिम मतलब बर्फ, विस्तृत मतलब फैला हुआ, स्तब्ध मतलब स्थिर, पवमान मतलब वायु, तरुण मतलब युवा, अवसान मतलब अंत, धवल मतलब सफ़ेद, अव्यय मतलब अंग, ऊर्जन्वेत मतलब बलवान, वीर्य मतलब शक्ति, स्वित मतलब समृद्ध। तो यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से एक मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हालात थे और कैसे यहाँ पे जल के 2 रूप बताए हैं, तरल और सघन। और उसकी तरह से शरीर की मांसपेशियाँ, मनु का शारीरिक कैसा था, उनकी तपस्वी की तरह लंबे थे, हिम की तरह धवल थे, उनमें रक्त शिराएं बह रही थी। तो ये एक हमने 12 पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर पढ़ा है कि किस प्रकार से क्या हालात चल रहे थे, हमने इस चीज़ को समझना है।